जय हिंद। आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये जो एक आज का जो टाइम है, आज का जो पल है, आज का जो दिन है, वो एक विश्वास का दिन है। विश्वास का दिन क्यों है? आप कह सकते हो जो जी आज तो ये हमारा प्राइड का पल है, देशभक्ति का पल है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें साइड में है। बट उससे पहले एक विश्वास का पल क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था, और वह कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह विश्वास दिलाया था जो भारत की सभी जनता जो है एक जैसी है, सभी के लिए एक कानून होगा, सभी के लिए एक पैमाना होगा, और सभी के लिए एक जो है क्राइटेरिया होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो हर तरीके से समान तौर पे हर कोई व्यक्ति जी सकता है, रह सकता है और अपना काम कर सकता है। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, या फिर हमें कोई भी अधिकार देता है, वो जो विश्वास देता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, वह संविधान विश्वास हमें देता है। और चूंकि आज का जो दिन है 26 जनवरी, वह जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं वो बेसिकली संविधान के कारण ही मनाते हैं। अब क्या है नहीं है वो हम अभी देखेंगे आगे। तो इसीलिए मैंने बोला जो प्राइड का पल है ही है हमारे लिए, हमारे सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ये बहुत गर्व का क्षण है जो इसी दिन हम क्या हुए थे, स्वाधीन हुए थे, मतलब हम अपने अधीन हुए थे। हम जो है इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और साथ साथ इसी दिन से भारत जो है अपना राष्ट्रपति पाया था, और भारत जो है वो स्वाधीन हुआ था। तो बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम जो करंट में जो चीज़ें हुई है उसका भी, और जो ट्रेडिशन है उसका भी, जैसा मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए करंट का भी लाता हूं और ट्रेडिशन का भी लाता हूं, दोनों को मिक्स करके हम पढ़ते हैं। तो आज एक बार फिर से जो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे जितने भी शहीद, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी इस यहां तक पहुंचाने में, देश को आजाद कराने में और रिपब्लिक बनाने में जिन्होंने अपने जानों की जो है बलिदान दिया था, उनको मेरे तरफ से इस वीडियो के थ्रू एक ट्रिब्यूट है। और उसके बाद साथ साथ हम अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए ट्रिब्यूट देंगे, जिसमें कि आपको यह क्वेश्चन एक प्राइम क्वेश्चन है, करंट का भी और ट्रेडिशनल का भी। तो बिना टाइम गवाए आइए एक बार हम फिर से देखते हैं जो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में, और मैं जीएस मिश्रा आपका जो है वो वेलकम कर रहा हूं। और आइए हम देखते हैं क्या कैसे है। इससे पहले आप सभी को बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लें। जी हां, डेफिनेटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको तब रियलाइज होगा जो अभी तक आप क्या मिस कर रहे थे, क्या कंटेंट मिस कर रहे थे। क्योंकि यहां पे सिर्फ करंट की बातें नहीं हो रही है, करंट के साथ साथ पूरा ट्रेडिशनल बातें मैं बताता हूं। तो आप जितना जल्दी हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट का वीडियो है, आप जाकर के वहां पे देखिए और रियलाइज कीजिए जो आपने क्या मिस किया था अभी तक। किसी भी एग्जाम के लिए गारंटेड है कंटेंट, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। क्या सबसे पहले रिपब्लिक डे की बातें होती है, गणतंत्र दिवस की बातें होती है, तो ऑब्वियस ही बातें हैं। जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं। अभी भी हमने मनाया है। तो 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, क्योंकि जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था 1950 में मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, आप समझोगे। तो इस हिसाब से 75वां है। तो आपके क्वेश्चन करंट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारत में कौन सा अपना रिपब्लिक डे मनाया है, कौन सा जो है वो रिपब्लिक डे का एनिवर्सरी है। तो 75th एनिवर्सरी जो है भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। क्लियर है? दूसरी बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहां जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, वो सबसे मेन, आगे मैं ट्रेडिशनल आपको बताऊंगा, बट आप यहां समझ ले उसका मेन जो वजह है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एग्जीक्यूट हुआ था, लागू हुआ था। तो चूंकि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था, इसीलिए
इस दिन हम स्वाधीन हुए थे, इस दिन जो है हम सवरन हुए थे, मतलब इस दिन हम किसी के अधीन में नहीं थे, स्वाधीन हुए थे और संविधान ने हमें विश्वास दिलाया था और जिसके कारण इस दिन ही रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, गौर कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, हम इंडिपेंडेंट हुए थे। उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं या इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 को, आप सबको पता होगा, ठीक है। बट आपको बताना चाहूंगा, जो बेसिकली 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप समझ लीजिए, जो इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था। अब ये क्या है इसको हम अभी देखेंगे, बट पहले थोड़ा समझ लीजिए। अब क्या है, चूंकि आजाद हो गए थे हम 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यह रूल रहा है, परंपरा रही है, जो हर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम कोई ना कोई विदेशी मेहमान को बुलाते हैं। जो भारत से जिस किसी कंट्री का अच्छा संबंध है, वहां से कोई ना कोई वहां के नेशन हेड, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत में आते हैं। तो हर बार से परंपरा रही है। तो इस बार भी 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कौन जो है यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट थे इस रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में, तो भारत का एक बहुत जिगरी दोस्त की बातें होती हैं और वो फ्रांस है। वह फ्रांस है, और स्पेशली तब हम ज्यादा बातें करते हैं जब भारत जैसे देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिला हो और उनकी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति की दुनिया कायल है, जिनके कारण हर एक जो विदेश में है, चाहे वो भारत के रहने वाले लोग हों, चाहे वो विदेशी हों, वो एक पॉजिटिविटी के साथ भारत की तरफ देखता है और एक आशा की नजर से भारत को तरफ देखता है, एक अर्थव्यवस्था के तौर पे देखता है, एक मार्केट के तौर पे देखता है। वो कहीं ना कहीं भारत की एक विदेश नीति की ही जो है वो क्या है, एक जीत है। और उसी में उनका जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और हर जगह वह फ्रांस जो है वो भारत का साथ देता है, जो कि फ्रांस एक विकसित कंट्री है। और आपको स्पष्ट समझना चाहिए, जो इंग्लैंड से भी कहीं ज्यादा पावरफुल एक समय में फ्रांस हुआ करता था, और वो आज के डेट में यूरोप का एक डेवलप्ड कंट्री है, और स्पेशली वो पश्चिमी यूरोप का, जो यूरोप है उसकी जो वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप का एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इस बार जो चीफ गेस्ट थे, ध्यान दीजिएगा, चीफ गेस्ट थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां लिखा है मैंने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति अभी तक जो चीफ गेस्ट बन के आए हैं वो 6th टाइम है, 6ठी बार है जो भारत के यहां पे चीफ गेस्ट बन के आए हैं। तो आप सोचो, जब आप गेस्ट बना के किसी को लाते हो तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं संबंध अच्छे होंगे, और वो अभी तक 6 बार आ चुके हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यक्ति। तो रिसेंट में जो आए हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और अभी जो आए हैं, इनको लगा करके अभी तक 6 फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो आ चुके हैं भारत के चीफ गेस्ट बन के रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, जो भारत इस बार कौन सा रिपब्लिक डे मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कब? तो 26 जनवरी 2024 को। क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। अब बात करते हैं इस पे चीफ गेस्ट कौन था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन था, और साथ साथ 6ठी बार जो है वो फ्रांस के कोई राष्ट्रपति जो है वो क्या आए हैं, चीफ गेस्ट बन के आए हैं। यह प्राइम क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, देशभक्ति के बियॉन्ड। यदि हम एग्जाम की भक्ति की बात करें तो किसी भी एग्जाम के लिए प्राइम क्वेश्चन होगा। अब क्या होता है आपको बता दूं, जो यहां पे 26 जनवरी जो होता है हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसमें बेसिकली परेड निकाली जाती है। एक्चुअली आपको बता दूं, जो जितने भी हमारे सेना होते हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल पुलिस होती है, आर्म फोर्सेस होते हैं, एनसीसी होते हैं, इन सब की परेड होती है। और यह परेड, इन परेडों को सलामी जो है वो भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो तीनों सेना का इंडियन आर्म फोर्स का जो ऑफिशियली हेड होते हैं या कमांडर इन चीफ होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी में जो परेड की सलामी जो है वो भारत के राष्ट्रपति देते हैं, और हर 26 जनवरी में परेड होता है। साथ साथ भारत की पूरी जो शक्ति का प्रदर्शन होता है, सारे के सारे जो सामरिक
जो चीजें होती है, सांस्कृतिक कल्चरल की बातें होती हैं, इन सभी चीजों का जो है राजपथ पे जो है वो प्रदर्शन होता है, जिसको अब कर्तव्य पथ कहते हैं, उस पे प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो हर बार परेड होता है। तो इस बार जो परेड था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, थीम ऑफ परेड। ये थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड जो था, ये था बेसिकली क्या था, तो विकसित भारत। गौर कीजिएगा, ये थीम था विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इंडिया और भारत लोकतंत्र, क्या है, भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आपने क्या समझा, कितना प्राइम क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो चूंकि 26 जनवरी पे हर बार रिपब्लिक डे का परेड होता है, तो जो परेड होता है उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इस बार का परेड था उसका थीम क्या था, तो विकसित भारत, क्या है, विकसित भारत मतलब डेवलप इंडिया, और भारत लोकतंत्र की मातृका मतलब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, पता होगा जो भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वह सबसे पहले जो लोकतंत्र की बातें हैं वो यही हुआ था। और विश्व का ही पहला लोकतंत्र लिच्छवी गणराज जो कि बज्जी संघ जो है उसका हेड था लिच्छवी गणराज। जब महाजनपद की बात करते हैं हिस्ट्री में तब की बात है, मगध साम्राज्य के बगल का था वो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं परेड जो है वो कहां से कहां तक होता है। तो परेड जो है वो विजय चौक से स्टार्ट होती है और कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट को पास करके और वो लाल किला तक जाती है। बाकी ये कर्तव्य पथ ही जो है यहीं पे सल्यूटिंग बेस होता है और भारत के राष्ट्रपति जो हैं हर एक परेड की टुकड़ियों को सल्यूट करते हैं। इस कर्तव्य पथ को पहले राजपथ कहा जाता था, जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जो जोड़ने वाली जो सड़क है उसी को पहले राजपथ कहते थे, अब कर्तव्य पथ कहते हैं। ठीक है, तो विजय चौक से स्टार्ट होती है, मतलब ये राष्ट्रपति भवन के गेट से स्टार्ट होती है और कर्तव्य पथ पे सल्यूटिंग बेस है जहां पे राष्ट्रपति सल्यूट करती हैं सभी को, और हर परेड राष्ट्रपति को सल्यूट करता है और वो इंडिया गेट होते हुए आगे जो है लाल किला तक पहुंच जाती है परेड। ठीक है, ध्यान देना, परेड को राष्ट्रपति द्वारा सलामी दिया जाता है, वही सल्यूट किया जाता है, क्योंकि वह कमांडर इन चीफ है तीनों सेना की। अभी बता दिया था, हर सेना के मतलब आर्मी के अपने जो है जनरल होते हैं, नेवी के अपने एडमिरल होते हैं, एयरफोर्स के अपने क्या होते हैं, एयर मार्शल होते हैं। बट ओवरऑल जब हम तीनों सेना की बात करते हैं, तीनों मिलिट्री की बात करते हैं, तो उसका चीफ जो है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इसीलिए आरडी परेड में, रिपब्लिक डे परेड में, गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, इनका जो है वो सलामी लेते हैं, इनको सल्यूट करते हैं। आपने देखा होगा, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए स्टूडेंट, आपको या कोई भी हो जरूर जो है रिपब्लिक डे का परेड देखना चाहिए, और डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। तो बार बार जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है वो उठ करके और क्या करती थी, जो है वो सल्यूट देती थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देखो 2024 आरडी परेड में फ्रांस की सेना व बैंड ने भी भाग लिया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है, जो आरडी परेड में किस विदेशी सेना ने परेड में जो है वो भाग लिया था, बैंड में भाग लिया था। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भाई हमारा गणतंत्र है, रिपब्लिक है, कोई विदेशी कैसे लेगा। पर आप लॉजिक से समझिए, ये एक ट्रेडिशन, ये एक अब ट्रेंड चल गया है, जो जिस कंट्री के जनरली जिस कंट्री के चीफ गेस्ट बनकर के आते हैं उसकी भी अपनी सेना आती है, उनके भी अपनी एक सेना की टुकड़ियां आती हैं और वो यहां पे मार्च पास्ट करते हैं और वो सलामी देते हैं और उधर से भी राष्ट्रपति के द्वारा सल्यूट किया जाता है। तो चूंकि फ्रांस के चीफ गेस्ट बन के आए थे, इमैनुअल मैक्रोन बताया था, तो उनकी ही सेना आई थी। तो फ्रांस की जो एक टुकड़ी थी जो कि 95 सेना, उनमें मिलिट्री में टोटल 95 थे और बैंड में 33 थे। मैंने पर्सन का भी नाम बता दिया, 95% थे सेना में जो कि क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे, और 33 जो है वो बैंड थे। तो फ्रांस की सेना और बैंड ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि इस बार फ्रांस के चीफ गेस्ट थे, तो कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ध्यान देना, इस बार क्या है परेड की, इस बार परेड में महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया था। मतलब हर चीज, चाहे वो आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, फाइटर जेट की बात करते हैं, या फिर बीएसएफ की जो मोटरसाइकिल कंटीजेंट है उसकी बात करते हैं, किसी भी चीज की आप बात कीजिए, उसमें हर जगह जो है विमेन इंपावरमेंट की जो बातें की गई थी और विमेन इंपावरमेंट को दिखाया गया था। जो भारत में महिला सशक्तिकरण क्या है, जो महिला जो है वो किसी भी तरीके से किसी पुरुष से कम नहीं है, उसको बेसिकली दिखाया गया था। और यह एक बार बताया गया था, जो जिस भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो उस भारत में जो महिला का जो क्या पावर है,
महिला की शक्ति क्या है उसको दिखाया गया था इस परेड में। जो परेड की कमांडर इन चीफ भी महिला थी, हर एक कंटीजेंट का जो जो कमांडर होता है परेड का वो भी महिला थी, इसीलिए स्पेशली महिला सशक्तिकरण या ह्यूमन एम्पावरमेंट की जो है वो को दिखाया गया था। क्लियर है। उसके बाद आपको बता दूं, जो रिपब्लिक परेड जो होता है वो बेसिकली परेड ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा मंत्री के द्वारा यह परेड क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। इसीलिए हर जगह आपने देखा होगा जो सैल्यूटिंग बेस जहां पे होता है वहां पे सबसे पहले रक्षा मंत्री पहुंचते हैं जो हमारे माननीय राजनाथ जी हैं, और उसके बाद फिर पीएम साहब पहुंचते हैं, उसके बाद फिर जाकर के राष्ट्रपति वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो रिपब्लिक डे परेड होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब बात करते हैं एक चीज, देखो यहां पे है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी के शाम में होता है, जो रिपब्लिक डे उत्सव समापन का चिन्ह है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, देखा होगा, जो एक होता है बीटिंग रिट्रीट, ठीक है ना, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। एक्चुअली ये 29 जनवरी को हर साल 29 जनवरी मतलब 26 जनवरी के 3 दिन बाद 29 जनवरी को शाम में 5 बजे से होता है। वहां पे स्पेशली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों की जो है बैंड पार्टिसिपेट करती है, और एक म्यूजिकल कंसर्ट कह सकते हैं जो वह होता है, और उसके बाद ही रिपब्लिक डे जो समारोह है हमारा गणतंत्र दिवस उत्सव जो है उसका समापन माना जाता है। तो बीटिंग रिट्रीट जो है वो कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे का जो है वो समापन समारोह होता है, जिसमें तीनों सेनाओं की बैंड जो है वो एक बहुत जबरदस्त संगीतमय प्रदर्शन करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सारे वहां पे बैठते हैं, और ये स्पेशल होता है विजय चौक पे। कभी मौका मिले तो पास लेकर के जाइएगा देखने के लिए, बहुत अद्भुत होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, म्यूजिकल एक कंप्लीट तौर पे म्यूजिकल एक तरह से यह आपका क्या होता है, शाम होता है। ठीक है, जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स ने भी इन तीनों की सेना की जो है स्पेशल बैंड जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और उसके बाद ही रिपब्लिक डे परेड का जो है क्या हो जाता है, समापन होता है, या रिपब्लिक डे उत्सव का समापन होता है, प्रोग्राम का समापन होता है। ये क्लियर हो गया। अब जैसा आपको पता है जो हर साल चीफ गेस्ट मतलब बुलाने का प्रावधान है, तो इस बार हमने समझ लिया जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन था। क्वेश्चन शायद घुमा के पूछा जा सकता है 2023 में कौन था भाई, 2023 में कौन था पूछा जा सकता है। तो 2023 की बात करते हैं, तो 23 में देखो चीफ गेस्ट इन 2023 उसमें था अब्देल फताह अल सीसी, जो इजिप्ट या जिसको मिस्र कहते हैं उसके राष्ट्रपति थे, वही नील नदी वाला। भाई मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है ना, नाइल रिवर। ठीक है, मिस्र जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अल सीसी, अब्देल फताह अल सीसी, वो जो है क्या थे, बेसिकली जो है इसके चीफ गेस्ट थे। कब, पिछले बार 2023 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इजिप्ट भी भारत का एक काफी अच्छा साथी या दोस्त है, और इजिप्ट जो है वो एक मतलब सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करेंगे 23 से पहले 21 और 22, इस दो में कोविड-19 की वजह से कोई भी गेस्ट नहीं आया था, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस बार कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति, पिछले बार कौन थे, इजिप्ट के या मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। तो बट उससे पहले 2 साल जो है कोई गेस्ट ही नहीं था। तो एक तरह से गैप के बाद फिर से आया है, तो आपको ये डेफिनेटली चीफ गेस्ट का नाम याद रखना ही रखना है, इस बार वाला भी और पिछले बार वाला भी। वहीं पे एक क्वेश्चन, मैंने जैसा बोला मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिशन भी लाता हूं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो चूंकि पता है जो 1950 में पहली बार हुआ था ये, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहली बार चीफ गेस्ट बन के कौन आए थे। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे सेरेमनी में या परेड में चीफ गेस्ट बन के कौन आए थे, तो उस टाइम में चीफ गेस्ट बन के आए थे सुक्रोन आए थे। ठीक है, ओके, सुक्रोनो आए थे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे। आप जो पता होगा भारत का एक जो पड़ोसी एशिया में ही देश है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुक्रोनो वो आए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पहले परेड में चीफ गेस्ट बन के कौन आए थे, जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को सलामी किसने लिया होगा, तो उस समय भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही सलामी लिया था, और मतलब सैल्यूटिंग वो कर रहे थे, और साथ साथ उस समय में चीफ गेस्ट कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुक्रोनो। क्लियर हो गया। वहीं बाय द वे गलती से दूसरे का पूछा जाए, मतलब 1951 में, देखिए तो सेकेंड 1951 में हुआ था, और इस समय में कौन चीफ गेस्ट थे, तो त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। कौन थे, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नेपाल के राजा थे। तो ये आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, ये ऑलमोस्ट करंट का था और नीचे ट्रेडिशन का है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में, जो प्योर ट्रेडिशन है। प्योर ट्रेडिशन है, क्या ट्रेडिशन है जी, अभी बताया था जो भाई रिपब्लिक डे हम बात कर रहे हैं।
तो रिपब्लिक डे की यदि बात करते हैं तो आखिर ये मनाया क्यों जाता है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो आपको बता दिया, जो इसी दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। क्योंकि आपको बता दूं, जो आजाद तो हम क्या हो गए थे, 15 अगस्त 1947 को हो गए थे हम आजाद, बट इसी समय में हमारा जो है वो संविधान बन रहा था। एक्चुअली संविधान बनाने के लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा का जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, और वो उस समय में संविधान के लिए ड्राफ्टिंग कर रहे थे। आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान का जो वीडियो है उसको पॉलिटी सेक्शन में जाइए और उससे देखिए, तो आपको वो टॉपिक अलग है, उससे पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से कवर होगा, कम से कम 15 नंबर। तो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के पॉलिटी सेक्शन से संविधान का वीडियो देखिए। यहां मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, बट वो प्रॉपर वीडियो जो है संविधान का वो पॉलिटी में प्लेलिस्ट में जाके होगा। इसलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो को जो है आप अच्छे से कवर कीजिए। तो क्या बताया था, बेसिकली देखना है, जो आजादी के बाद हमारा संविधान प्रोसेस में था, बन रहा था, उसी समय में यह ध्यान देना है, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। ध्यान देना है, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, मतलब जिस दिन लागू हुआ है उससे 2 महीना पहले ही, बहुत अच्छे से याद रखना है, बन के तैयार हो गया था। और उसी दिन संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा द्वारा इसी दिन अडॉप्ट या अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जो भारत का संविधान बन के तैयार कब हो गया था, रेडी कब हो गया था, तो गणतंत्र दिवस से 2 महीना पहले, रिपब्लिक डे से 2 महीना पहले, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। बोले क्वेश्चन आता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि इस दिन ये बन के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बट ये लागू कब हुआ, पूरे देश में लागू कब हुआ, तो ये है 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अब इसकी देखो कहानी, देखो अब एक चीज और समझना आप लोग, जो ये जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हो गया और इस दिन क्या हुआ था, एडॉप्ट हुआ था। तो इसी दिन को गौर करना, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो संविधान दिवस के जैसे रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त। उसी तरह से संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था और इसी दिन हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था बाय होम, किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था, जो संविधान बना रही थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको जिसको संविधान का वीडियो देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखना है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के 2 वीडियो हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखिए और अपना टॉपिक कवर कीजिए। मैं और ज्यादा आपको क्या कह सकता हूं। ठीक है, अब बात यदि करते हैं, जो भाई आखिर 26 जनवरी को, देखो समझने की कोशिश करना, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, तो आखिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया, 2 महीने क्यों वेट किया, उसका रीजन है। देखिए क्या हुआ था, समझना बहुत अच्छे से। 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। यह क्या है जी, एक्चुअली उस समय में जो भारत में आजादी के लिए जो चीजें चल रही थी, उस समय में जो एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे जो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन थी या जितने भी भारत के मेन व्यक्ति थे, वो सभी जो एक कहीं सभा में, ग्रुप में या एक कहीं भी इंस्टीट्यूशन के पे जो साथ बैठते थे, जहां से उनका प्लानिंग होता था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी उस समय में। आईएनसी बोलते हैं, ठीक है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। तो चूंकि उस समय में कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें कि सारे के सारे पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसी समय थे और आजादी से संबंधित सारी की सारी वो अपना उसमें रूल रेगुलेशन तय करते थे। तो कांग्रेस पार्टी का हर साल जो है क्या होता था, हर जगह अलग अलग जगह एनुअल समिट होता था या सम्मेलन होता था। उसी में एक सम्मेलन हुआ 1929 में लाहौर में, उसी को कहा जाता है लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पर जो है वो लाहौर में हुआ था 1929 में। और दूसरी बात है, हर जहां जहां कांग्रेस सम्मेलन होता था, उस हर एक सम्मेलन में कोई ना कोई जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इंचार्ज तो होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फलाने कांग्रेस सम्मेलन में या कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसके अध्यक्ष थे आपके
क्या, कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और इसमें काम क्या हुआ था, ये क्यों चर्चा में? क्योंकि इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज या टोटल इंडिपेंडेंस की जो है वो बातें की गई थी। मतलब बिना पूरे स्वराज से कम कुछ नहीं है, हमें आधा फाधा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा देश चाहिए। तो टोटल इंडिपेंडेंस की जो है वो बातें की गई थी, पूर्ण स्वराज की बातें की गई थी। और साथ साथ उसी में यह भी डिसाइड किया गया था जो आने वाले हर 26 जनवरी को हम अपना झंडा फहराएंगे और अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और साथ साथ उनकी चेयरमैनशिप में। और यह डिसाइड किया गया था जो आने वाले 26 जनवरी को हर साल हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे। तो क्या हुआ अब समझना, थोड़ा यही देखिए। देखो, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, बताया लाहौर सेशन कहते हैं अंग्रेजी वाले, जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। ठीक है, ये किसकी इसमें प्रेसिडेंटशिप थी? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस का है, क्योंकि उस समय हर साल एक एक बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जिसमें पहली बार ये देखो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, टोटल इंडिपेंडेंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद और यह डिसाइड किया हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय किया गया और झंडा फहराने का भी निर्णय लिया गया इसी में। ठीक है, और उसके बाद यहीं पे रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में झंडा फहराया गया था। क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में पहली बार झंडा कहां पे फहराया गया था? तो वो यहीं पे फहराया गया था। तो अब समझिए, जब ये डिसाइड कर लिया तो 1930 से ही हर बार 26 जनवरी को झंडा फहराया जा रहा है। समझना, गौर से समझना बात को। और हम अपने आप को स्वतंत्रता और स्वाधीनता मानते हैं और उसको जो है हम जीने की कोशिश करते हैं। तो 20 साल बाद जब हमारा आजाद, तो हम 15 अगस्त को हो गए थे भाई, उस दिन हमारा साइन होकर के हो गया था, हम आजाद हो गए थे। बट ये जो 26 जनवरी जो एक समय था, जो कि पिछले 20 साल से हमें एक अच्छा मेमोरी दे रहा था, एक अच्छी फीलिंग दे रही थी, तो उसको हम कैसे छोड़ देते? इसीलिए जो हमारा संविधान बन भी गया 26 नवंबर को, तो उसके बाद ये डिसाइड किया कोई बात नहीं, चलो 2 की बात है, मतलब 2 महीने की बातें हैं, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, संविधान को लागू कर लेंगे। तो चूंकि ये लाहौर अधिवेशन में जो ये डिसाइड किया गया था जो आने वाले हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और अपना झंडा फहराएंगे और अपने आप को स्वतंत्र कहेंगे, तो उसको ही, उस पॉजिटिविटी को साथ रखने के लिए, उस मेमोरी को साथ रखने के लिए ये इस 26 जनवरी को छोड़ा नहीं। और साथ साथ जो संविधान लागू जो है वो बनने के 2 महीने बाद, इसीलिए 26 जनवरी को लागू कराया गया और इसको हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र डे के तौर पे उसको माना गया। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जो चूंकि इस दिन से हमारे देश में संविधान का शासन हो गया, क्योंकि संविधान बनने से ही भारत में राष्ट्रपति बने 26 जनवरी से ही। और इससे पहले जो भारत का जो शासन हो रहा था, इससे पहले ध्यान देना, यहां पे जो देश में संविधान लागू होने से के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इसको हिंदी में कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, देश से हट गया। क्यों? क्योंकि अभी तक आजाद तो हम हो गए थे, बट अंग्रेज ने यह कहा था जो आप प्रॉपर अपना संविधान बनाओ, प्रॉपर अपना एक प्लान बनाओ, प्रॉपर अपना जो एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद ही हम आपको छोड़ेंगे। नहीं तो तब तक जो है अंग्रेज जो हम पे रूल कर रहे थे, भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके थ्रू हम पे रूल हो रहा था और उसी के थ्रू गवर्नर जनरल का पोस्ट था यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा अपना प्रॉपर पूरा का पूरा कायदा कानून हो गया और गवर्नर जनरल के बदले भारत के राष्ट्रपति पोस्ट क्रिएट हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो यही है जो संविधान बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 देश से हट गया और हमारा अपना संविधान लागू हो गया और इस दिन जो है हम रिपब्लिक हो गए। वहीं पे ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता होगा जो भारत में जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा था और उसके बाद संविधान को लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारी कमेटियां बनी थी, जिसमें एक सबसे मेजर कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या हिंदी में प्रारूप समिति।
तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसीलिए चूंकि हमारे संविधान को प्रॉपर तरीके से सारा ड्राफ्ट उन्हीं के लीडरशिप में, उन्हीं के चेयरमैनशिप में किया गया था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वही लिखा है, जो भारत में संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये किस कमेटी के हेड थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कमेटी संविधान को मेन ड्राफ्ट करने के लिए बनी थी, जो सबसे मेजर कमेटी थी। और साथ साथ चूंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रेडिशन समझ में आ गया, जो आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, अब करंट की दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो हर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी से पिछले शाम को राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, पद्म अवार्ड घोषित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? भारत रत्न और पद्म अवार्ड वगैरह घोषित किए जाते हैं। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ही यह जो है अनाउंस किया जाता है। तो आपको पता है, जो कुछ दिन पहले भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस बहुत अच्छे से भारत रत्न टॉपिक को कवर कीजिए। तो इसमें भी क्या हुआ है, देखो यहां पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, जो 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक्चुअली पद्म पुरस्कार क्या बात करते हैं, तो भारत में ये 3 तरह का होता है। देखो यहां पे देखना, भारत में 3 तरह का है। पद्म विभूषण, अंग्रेजी में भी कहते हैं इसे पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। आप ऐसे याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। देखो पद्म तीनों में सेम है। विभूषण लिखने में बड़ा है तो इसकी रैंकिंग ज्यादा है, भूषण लिखने में छोटा है तो इसकी रैंकिंग छोटी है, और श्री लिखने में छोटी है तो इसकी रैंकिंग और छोटी है। मतलब क्या हो गया, एक्चुअली भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, गौर करना, वो भारत रत्न है। मतलब भारत का नंबर 1 जो अवार्ड है वो भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण जो है वो नंबर 2 पे है। मतलब भारत का जो नंबर 2 रैंकिंग के हिसाब की बात करते हैं तो पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण नंबर 3 पे है और पद्म श्री नंबर 4 पे है। और नंबर 1 पे कौन है, तो भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये पद्म अवार्ड 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। लिखने में जो जितना बड़ा उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा। ठीक है, तो पहला तो भारत रत्न ने छेक रखा है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। मैंने बोला वीडियो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, जाके आप देखिए। उसके बाद दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे स्थान पे पद्म श्री। तो इस बार 2024 रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा टोटल 132 व्यक्तियों को जो है वो पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें से ध्यान देना है, जो 5 व्यक्ति की यदि बात करते हैं तो 5 को पद्म विभूषण मिला है, 17 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है और 110 व्यक्ति को पद्म श्री मिला है। बहुत अच्छे से समझिएगा, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है जिन्होंने देश की सेवा की है, हर तरीके से देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, या फिर देश के लिए एक सीख दी है। इन्हीं ऐसे व्यक्तियों को यह पद्म अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने कि हर एंगल पे देश का नाम रोशन किया हो। तो टोटल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्म श्री। वहीं पे ध्यान दीजिएगा, जो इसमें एक फैक्ट और है, जो इस टोटल 132 आउट ऑफ 132 में से 30 ऐसे हैं, 30 जो है वो महिला है, वीमेन है, और साथ साथ 9 ऐसे हैं जिनको पोस्टथॉमसली मिला है। पोस्टथॉमस मिला है मतलब मरणोपरांत मिला है। तो जो मर चुके हैं पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो मरे नहीं हैं, वो हमारे नजर में अभी तक जिंदा है, देश के नजर में जिंदा है। तो 132 में से पद्म विभूषण 5 को मिला, पद्म भूषण 17 को मिला और पद्म श्री 110 को मिला। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। वहीं पे 30 जो है वो महिलाओं को मिला और 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब मर गए थे तब भी उनको मिला है। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, जो एक क्या मिला है, ध्यान देना, यंग लिंग। ठीक है, यंग लियू। ठीक है, यंग लियू को है, यंग लियू, ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं। और ये क्या है, तो ये सीईओ ऑफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, सीईओ ऑफ फॉक्सकॉन है। सीईओ ऑफ फॉक्सकॉन। एक्चुअली फॉक्सकॉन कंपनी क्या है, तो गौर करना, फॉक्सकॉन एक क्या है, टेक्निकल कंपनी है। ठीक है ना, क्या है, एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल कंपनी है, जो कि
फॉक्सकॉन करीब 70% आईफोन का पार्ट बनाती है। समझने की कोशिश करना, फॉक्सकॉन जो है भारत में मतलब हर जगह ओवरऑल करीब 70% आईफोन को असेंबल करती है, उसका पार्ट बनाती है, ठीक है, ईयरबड बनाती है। मतलब सोच के देखिए, जो 70% आईफोन का यही जो है असेंबल करती है। तो ये ताइवान की कंपनी है, ठीक है। और इसी का जो सीईओ है यंग लियू, उसी को जो है पद्म विभूषण मिला है। उसको क्या, सॉरी, पद्म भूषण मिला है। उसको क्या मिला है? पद्म भूषण। और साथ साथ ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिसे पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिसको तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला ऐसा फर्स्ट फॉरेनर जिसको कि पद्म भूषण मतलब भारत का तीसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वह मिला है, तो ये है यंग लियू। कहां के हैं? ताइवान के हैं। और जो कि फॉक्सकॉन कंपनी है उसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और फॉक्सकॉन की पहचान आप इससे समझ सकते हैं, जो बेसिकली जितने भी आईफोन है उसका 70% असेंबल और पार्ट यही तैयार करती है। तो देखो, यह जो है ना, ये मोदी जी हैं और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो है हमें मिला हुआ है, जो एक पूरे के पूरे कूटनीति से, एक विदेश नीति से चलते हैं। एक्चुअली इनको पद्म भूषण देना चीन के गाल पे तमाचा है, या कहते हैं ना मिर्ची लगना। चीन को मिर्ची लगा हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा जो ताइवान में नई सरकार बनी है और वो चीन के अगेंस्ट में है, चीन के अगेंस्ट वाली सरकार बनी है। इसीलिए कहोगे ताइवान में चीन का क्यों आ गया? क्योंकि ताइवान जो है उसको चीन कहता है जो भाई ये मेरा है, वह उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। और इनडायरेक्टली में हर एक कंट्री को कहता है जो ताइवान से आप रिलेशन मत बनाइए, ताइवान से कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि ताइवान हमारे अंदर में है। बट ताइवान के लोग, ताइवान के जो वहां पे जो लीडर हैं वो कहते हैं हम ऐसा नहीं, हम इनके अंदर में नहीं है। तो इस बार बड़ा अच्छा हुआ है, जो ताइवान में जो राष्ट्रपति बने हैं वहां के, वो बेसिकली चीन विरोधी हैं और साथ साथ इनके बहुत करीबी हैं। तो यही यंग ली ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसी फॉक्सकॉन का जो कंपनी था वो चीन में एस्टेब्लिश था। बट चूंकि चीन की सरकार ने जो है इनको दबाना चाहा, तो वहां से ये हटा करके और इस कंपनी को भारत में एस्टेब्लिश किया। सोच के देखिए, इस कंपनी को भारत में एस्टेब्लिश किया, तमिलनाडु में है ये। तो उससे उसको इतनी मिर्ची लग गई। उसके बाद जब इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, करीब 50,000 आदमी जो है उस कंपनी में काम कर रही है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो इसीलिए भारत सरकार ने इनको पद्म अवार्ड दिया है। तो इससे और उसको ज्यादा मिर्ची लग गई। तो इसे कहते हैं ना, जो मतलब जो एक काम से दो जो चीज को जो है सफल बनाना, वो हमारे मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले ऐसे विदेशी यंग लियू जो ताइवान के हैं और सीईओ है किसके? फॉक्सकॉन कंपनी के। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, पद्म अवार्ड समझ में आ गया। और इस बार एक चीज और है, जो ये जो रिपब्लिक डे परेड है, इस परेड में आपको पता है जो हर राज्यों के, हर यूनियन टेरिटरीज के, हर मंत्रालय के झांकियां निकलती हैं। आप लोगों ने इस बार देखा होगा G20 को सफल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय की झांकी थी, संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी, यूपी के रामलला की झांकी थी, हरियाणा की झांकी थी, मणिपुर की झांकी थी। मतलब हर राज्यों की झांकियां होती हैं जो मेनली। तो ये ध्यान देना, रिपब्लिक डे परेड 2024 में कुल 16 राज्यों और यूटी की झांकियां थी। ये आपको याद रखना है। टोटल 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की झांकियां थी। वही 9 केंद्रीय मंत्रालय मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री और विभाग या डिपार्टमेंट जैसे कि CPWD और इन सब का था। तो 9 केंद्रीय मंत्रालय और 16 जो है राज्यों के यूटी की झांकियां थी, ठीक है। तो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, करंट में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशनल में क्या है, और मैंने बोला संविधान का जिसको वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो आप सभी जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ साथ आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। और किसी को कहीं कोई डाउट होता है किसी तरह से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको मैं फिर और आपको समझा दूंगा। बाकी आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपको इंपैक्टफुल लगता है तो प्लीज आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जिनको नीड है, जिनको जीके से डर लगता है, उनको जीके का डर जो है खत्म करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद।